नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो सुप्रिया सुले ने जिस राजनीतिक बम विस्फोट की बात की थी कि 15 दिन में राजनीतिक बम विस्फोट होगा, 19 अप्रैल को उन्होंने बोला था। 13वें दिन और उन्होंने कहा था 2 बम विस्फोट होंगे, एक मुंबई में और एक दिल्ली में। तो मुंबई वाला तो हो गया, अब दिल्ली वाले का इंतज़ार है, क्योंकि मुंबई में जो बम विस्फोट हुआ है, राजनीतिक बम विस्फोट, वो 13वें दिन हुआ है उनकी बात के। शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बने रहेंगे। उनकी राज्यसभा का उनका कार्यकाल 3 साल का बचा है। उन्होंने कहा उसके बाद वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी 3 साल राज्यसभा में अभी बने रहेंगे। इस वक्त जिस बैठक में उन्होंने ये घोषणा की, उसमें उसके बाद जो है बड़ा भावुक माहौल हो गया। पार्टी के नेताओं ने उनसे अपील की कि वो अपना फैसला वापस लें। मानने को तैयार नहीं थे, मनाने की कोशिश होती रही। आखिर में शरद पवार ने कहा कि वो अपना फैसला बदलेंगे नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में जितने नेता थे, जो बोले और जो नहीं बोले, उन सब के चेहरे के जो भाव थे, उनमें सिर्फ एक व्यक्ति था, बल्कि मैं कहूँगा 2 व्यक्ति थे जो उस तरह से भावुक नहीं नज़र आ रहे थे। एक अजीत पवार और दूसरे सुप्रिया सुले। दोनों, मुझे लगता है शायद उसकी वजह यह है कि दोनों को पता था कि पहले से कि क्या होने वाला है। आपको याद होगा, शरद पवार ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि रोटी पलटने का समय आ गया है। तभी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो किस बारे में कह रहे हैं। एनसीपी में कुछ होने वाला है, उसकी बात कर रहे हैं। अजीत पवार बीजेपी में जाने वाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं। या फिर जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में कुछ गड़बड़ होने वाला है, या एमवीए में कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो आखिर वो किसके बारे में कह रहे हैं, ये कयास लग रहे थे। लेकिन आपको याद हो, हम लोग कई बार जो है छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि होने वाला क्या है। इसका अंदाज़ा पहले से लग जाता है। शरद पवार के इस बयान के बाद अजीत पवार से जब पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि ये एनसीपी की परंपरा है नए लोगों को आगे बढ़ाने की। सबको लगा कि ये क्या मतलब हुआ, इस बात का, रोटी पलटने की बात का ये क्या जवाब हुआ। तो लोगों को लगा कि इनको कुछ पता नहीं है, ये अपनी ही धुन में है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अजीत पवार को पता था कि क्या होने वाला है। तो रोटी पलटने की बात उन्होंने की, यानी उन्होंने ये भी कहा था कि उनको किसी ने बताया कि अगर समय पर रोटी पलटी ना जाए तो कड़वी हो जाती है। तो अब फिर से कयास लगाने का समय है, राजनीतिक अनुमान लगाने का समय है। शरद पवार ने ऐसा क्यों किया? शरद पवार ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो भावना में आकर, आवेग में आकर कोई फैसला नहीं करते। बहुत सोच विचार कर, ठंडे दिमाग से और आगे की रणनीति सोच समझकर तब फैसला करते हैं। वो गलत साबित हो जाए वो अलग बात है, लेकिन करते फैसला करने से पहले जो है वो सभी पहलुओं पर विचार कर लेते हैं, तब करते हैं। तो इसमें उनकी क्या सोच है? एक बात साफ नज़र आती है कि वो नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन करना चाहते हैं। जब से ये पार्टी बनी 1999 में, तब से शरद पवार इसके अध्यक्ष हैं, यानी 24 साल से 24 साल लगातार वो पार्टी के अध्यक्ष रहे। पार्टी उनकी जेबी पार्टी है, परिवार की पार्टी है। और आज उन्होंने कहा कि फैसला भी परिवार के लोग करेंगे, यानी उन्होंने कहा एनसीपी जो है परिवार ही है हमारा। तो 15 नेताओं की एक कमेटी बनी है। उसके अलावा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो मुखिया हैं वो इस कमेटी में होंगे। वो मिलकर फैसला करेंगे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। इसकी घोषणा जो है वो अजीत पवार ने की। उन्होंने कहा कि जो भी अध्यक्ष होगा वो पवार साहब के निर्देशन में, उनकी गाइडेंस में काम करेगा। अब देखिए, राजनीति में कोई वैक्यूम रहता नहीं है। जो अध्यक्ष बनेगा वो अपनी तरह से काम करेगा। 2, 4, 6 महीने की बात दूसरी है। फिर शरद पवार की स्थिति वो हो जाएगी जो किसी भी पार्टी के बुजुर्ग की या किसी भी परिवार के बुजुर्ग की होती है। एक बार जो आप अधिकार अपना छोड़ देते हैं, उसके बाद अगर उसमें दखलंदाजी की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। और वही शरद पवार को भी सामना करना पड़ेगा, चाहे उनका कद कितना भी बड़ा हो, चाहे उनका अनुभव चाहे जितना बड़ा हो, चाहे वो संस्थापक ही क्यों ना हो पार्टी के, उनके साथ भी वही होने वाला है। लेकिन अभी की बात करते हैं। अभी क्या होगा? अभी संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि उनके सामने 2 वजहें थी। एक, अजीत पवार बहुत बेचैन हो रहे थे। उनको लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी शायद जो है वो पवार साहब के अंडर में ही काम करते बीत जाएगी। नंबर 1 बनने की पार्टी में या सरकार में कभी स्थिति नहीं आएगी।
तो क्या शरद पवार ने अपने सक्सेशन के बारे में फैसला कर लिया है? ये कमेटी ठीक है, कमेटी वही करेगी जो शरद पवार चाहेंगे। ये भी संभव है कि चूँकि कांग्रेस के ही लोग हैं, कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, वही कांग्रेस का कल्चर है, तो ये कमेटी आखिर में विचार विमर्श के बाद तय करे कि ये फैसला शरद पवार पर छोड़ दिया जाए। ये भी हो सकता है, 1-2 दिन में ही हो सकता है। तो क्या अजीत पवार एनसीपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, या वो ये पार्टी की कमान अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंपेंगे? अजीत पवार जब छोड़कर गए थे 3 दिन के लिए और देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी, तो जितनी विचलित सुप्रिया सुले उस समय नज़र आ रही थी, आज नज़र नहीं आई। यानी उनको कुछ अंदाज़ा है कि सक्सेशन प्लान है क्या, आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए जो है वो बड़ी मुतमईन दिख रही थी, बड़ी निश्चिंत दिख रही थी कि उनको पता है कि आगे क्या होना है, कौन कौन सा स्टेप है, किसको क्या मिलने वाला है। प्रफुल्ल पटेल भी व्यवहारिक नज़र आ रहे थे, इमोशनल थे थोड़ा, लेकिन प्रफुल्ल पटेल जानते हैं कि शरद पवार आजीवन पार्टी अध्यक्ष नहीं रह सकते थे। उनकी 82 साल की उम्र है, कैंसर से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसे में उनको पद से तो हटना ही था, अभी नहीं तो 6 महीने, साल, 2 साल बाद। तो इसलिए जो है वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक आज उन्होंने पार्टी में अपनी नैतिक सत्ता जो है उसकी पुनर्स्थापना कर दी। उनका जो नैतिक बल है वो सबसे ज़्यादा है। पार्टी जो है उनके नाम से है, उनकी वजह से है। पार्टी में जो लोग हैं वो मानते हैं शरद पवार ने उनको बनाया है। इसलिए इस समय शरद पवार जो भी फैसला लेंगे वो चाहे जितना इरेशनल हो, चाहे जितना जो है तर्कविहीन हो, लोग उसको मानने के लिए मजबूर होंगे, लोग उसको मानने में कोई कोताही नहीं करेंगे। तो इसलिए शरद पवार को मालूम था कि ये सही मौका है पीढ़ी परिवर्तन का, ये अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने का। फिर सवाल उठता है किसको? मेरे हिसाब से 3 दावेदार हैं, अजीत पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल। जयंत पाटिल इस पूरी पार्टी में सबसे जनाधार वाले, सबसे सुलझे हुए और ज़मीन पर काम करने वाले नेता हैं। उनके बारे में पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उनके बारे में विस्तार से बताया था उसमें, तो उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन जयंत पाटिल हैं जो एनसीपी का भविष्य बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि शरद पवार पार्टी को तरजीह देंगे या परिवार को? उनको परिवार और पार्टी में से किसी एक को चुनना है। अगर वो परिवार को चुनेंगे तो अजीत पवार या सुप्रिया सुले होंगी, अगर वो पार्टी को चुनेंगे तो जयंत पाटिल होंगे। अब कौन होगा ये अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मालूम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस्तीफे के साथ ही जो कमेटी की घोषणा कर दी उससे साफ है कि इसमें वो देरी नहीं करना चाहते। जितना इसमें समय लगेगा, लोगों का आवेग, लोगों की भावनाएं शांत होती जाएंगी तो ज़्यादा तार्किक ढंग से सोचने लगेंगे, फिर फैसलों पर सवाल उठने लगेंगे। तो इसी सरचार्ज्ड माहौल में शरद पवार अपने पॉलिटिकल सक्सेशन का फैसला कर देना चाहते हैं। तो एक तो संभावना ये हो गई। कुछ लोगों का इससे अलग भी मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि अजीत पवार एनसीपी छोड़ना चाहते हैं, शरद पवार ने उनकी मुश्किल आसान कर दी है। अब अगर ये कमेटी मिलकर फैसला करती है और शरद पवार पर छोड़ा जाता है, वो फैसला करते हैं, अजीत पवार को मान लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है एनसीपी का, फिर अजीत पवार के सामने बगावत करने का तर्क होगा उनके पास कि हम पूरी ज़िंदगी मैंने लगा दी पार्टी में, पार्टी के लिए काम किया, पार्टी संगठन के लिए काम किया, सरकार में प्रशासन अच्छी तरह चलाया, इस सब के बावजूद मुझे अध्यक्ष पद के लिए नहीं सही समझा गया, तो अब इस पार्टी में मेरा कोई भविष्य नहीं है। और जाहिर है कि वो जयंत पाटिल या सुप्रिया सुले के मातहत तो नहीं काम करने वाले। तो उनके लिए बहाना तैयार कर दिया शरद पवार ने कि अगर जाना है तो ये बहाना है, चले जाओ। दूसरा, शायद ये भी हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं खुद ही कि अजीत पवार बीजेपी में जाएं, तो आगे के लिए रास्ता खुला रहे। किसके लिए? सुप्रिया सुले के लिए। उनकी चिंता सबसे ज़्यादा पार्टी से ज़्यादा है बेटी के राजनीतिक करियर की। एक समय था जब वो चाहते थे कि बीजेपी से अलायंस हो जाए, गठबंधन हो जाए और सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएं, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई। एक समय एनसीपी के लोगों को लगता था कि ये अलायंस हो जाए और शरद पवार को बीजेपी राष्ट्रपति बना दे, बीजेपी उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। तो अब शरद पवार और बीजेपी में क्या कोई अंदर खाने सहमति हुई है?
क्या कोई ऐसे अलायंस की बात हुई है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति इस समय जो है वो एक मेल्टिंग पॉट में है। उसमें से क्या बनकर निकलेगा, उसका क्या स्वरूप निकलेगा, ये आने वाले कुछ दिनों में तय होगा। ये लोकसभा चुनाव से पहले पहले उसका स्वरूप तय हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति अलग है। कांग्रेस पार्टी से शरद पवार नाराज़ हैं, एनसीपी के लोग और ज़्यादा नाराज़। आज शरद पवार को मनाने के चक्कर में जितनी बातें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोली गई, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के खिलाफ उनमें से एक भी बात बोली गई। सबने, एनसीपी के जितने नेताओं ने बोला, उन्होंने अगर एनसीपी के अलावा, शरद पवार के अलावा किसी का नाम लिया तो कांग्रेस का, और कांग्रेस का नाम लिया तो आलोचना में ही लिया। तो कांग्रेस से नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। ये मौका जो था, जिस समय इसकी घोषणा की शरद पवार ने, उनकी जो आत्मकथा है उसकी दूसरी कड़ी आई है, या कहें आप उसका एक संशोधित वर्जन आया है जिसमें अभी तक के घटनाक्रम को लिया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि एमबीए बनाने में बड़ी दिक्कत आई और कांग्रेस पार्टी सहयोग नहीं कर रही थी। कदम कदम पर कांग्रेस पार्टी अड़ंगा डाल रही थी। यहाँ तक कि सरकार बनने के बाद भी एनसीपी और शिवसेना जो फैसला करते थे उसमें कांग्रेस पार्टी अड़ंगा डालने की कोशिश करती थी, उसको रोकने की कोशिश करती थी। तो एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं है। शरद पवार जैसे अनुभवी राजनेता को पता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का बहुत लंबा भविष्य नहीं है। अगर भविष्य है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक, उसके बाद ये गठबंधन, ये आघाड़ी जो है वो रहने वाली नहीं है। उस समय तक भी रहेगी कि नहीं पता नहीं, वो इंडिकेशन दे चुके हैं। उन्होंने कहा साथ काम करने की इच्छा होना अलग बात है, लेकिन उस दिशा में कुछ काम करना, कुछ ठोस फैसले लेना अलग बात है। यानी उनका सीधा मतलब था कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका तो फैसला हो, बिना उसके गठबंधन का मतलब क्या है। तो उनकी नज़र में गठबंधन का मतलब, और किसी भी राजनीतिक दल के लिए होगा, कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन मानेगा कि हमको पहले से कम सीटों पर लड़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो था वो तो एक तरफ बीजेपी और शिवसेना साथ होते थे, या अलग अलग होते थे तो और ज़्यादा सीटों पर लड़ते थे। दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी थी, तो उनमें बंटवारा होता था लगभग आधे आधे का। कुछ सीटें पहले कांग्रेस को ज़्यादा मिल जाती थी। अब 3 पार्टियां हो गई, 288 में जो 3 हिस्से लगेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास आएगा? 2019 के चुनाव में तो सबसे बड़ी पार्टी, इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में शिवसेना उभरी थी। हालांकि एनसीपी भी लगभग बराबर ही थी, 54 और 56, 2 सीटों का फ़र्क था दोनों में। तो ऐसे में अब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की थी वो कमज़ोर हो गई है। उसके 40 विधायक उधर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। तो अब उद्धव ठाकरे को कितनी सीटें मिलेंगी? एक तरह से एनसीपी की स्थिति जो है इस गठबंधन में नंबर 1 की पार्टी की हो गई है, सबसे शक्तिशाली पार्टी की हो गई है। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है इस गठबंधन को चलाए रखने के लिए। तो शरद पवार ने निश्चित रूप से कहीं कुछ तय कर लिया है। कुछ तय करने से मतलब सक्सेशन तो तय कर ही लिया है, उसके अलावा भविष्य में किसके साथ राजनीति करनी है, इस गठबंधन के साथ रहना है कि नहीं रहना है, बीजेपी के साथ उनका क्या रिश्ता होगा, उनकी पार्टी का कैसा रिश्ता होगा, अजीत पवार को लेकर उनको क्या करना है, ये सब फैसला करने के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। ऐसा नहीं है कि आवेग में आकर, भावावेश में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब सोचेंगे कि आगे क्या करना है। इस तरह की राजनीति शरद पवार नहीं करते। शरद पवार पहले आगे की कई चाल सोचकर तब जो है पहली चाल चलते हैं, और उनको पता है कि उनकी जो सोच है, उनका जो तरीका है, उसका नतीजा क्या होगा। ऐसे ही फैसलों से उनको राजनीति में फ़ायदा होता रहा है। उन्होंने जब अपने गुरु से अलग होने का फ़ैसला किया, उन्होंने जब कांग्रेस विरोधी खेमे में जाने का फ़ैसला किया, उन्होंने जब कांग्रेस में लौटने का फ़ैसला किया, उन्होंने जब 1999 में कांग्रेस से अलग होने का फ़ैसला किया सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे पर, और कुछ ही महीने बाद सोनिया गांधी की कांग्रेस से गठबंधन का फ़ैसला किया। ये सारे फैसले उन्होंने बहुत सोच समझ कर किए, और उससे उनको राजनीतिक फ़ायदा ही हुआ। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय राजनीति में जहां वो पहुंचना चाहते थे वो कभी पहुंच नहीं पाए। उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की, उनकी महत्वाकांक्षा ही रह गई, उनके मन में ही रह गया, और अब उनके राष्ट्रपति बनने की भी कोई संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो इसलिए उनको मालूम है कि अब उनकी पारी ख़त्म हो चुकी है। तो नए लोगों में
वो चाहते हैं कि उनके सक्रिय रहते ही, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते ही जिसको वो अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं उसको मजबूत कर सके, उसके हाथ मजबूत कर सके, उसको पैर जमाने का मौका दे सके। जब तक उनका नैतिक बल है, जब तक उनकी लोकप्रियता है, इस सब को देखते हुए उन्हें लगता है कि ये सही समय है रोटी पलटने का। तो उन्होंने रोटी पलट दी है, लेकिन अभी रोटी जो है पूरी तरह से पलटी नहीं है। एक तरफ से उठाकर खड़ी कर दी है, दूसरी तरफ रखी नहीं है। दूसरी तरफ रखने का मतलब है कौन होगा अगला अध्यक्ष एनसीपी का। इससे तय होगा कि एनसीपी की भविष्य की राजनीति क्या होगी और कैसी होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।